First of all, welcome in your commerce classes, class 11th. Today I am discuss you a chapter accounting principle. Last वीडियो में मैंने आपसे सेम चैप्टर डिस्कस किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल. मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिफाइन किया था. व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल? टुडे आई एम डिस्कस यू accounting principle are divided into two parts, accounting concept and accounting principle. मैंने लास्ट वीडियो में आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताया था. अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है मेरा 3 है. ठीक है, फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकंड है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड थर्ड है एक्चुअल कॉन्सेप्ट. देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मीन्स क्या होता है? जो मेरा बिजनेस में मतलब हम लोग फॉलो करते आए हैं, जिस परंपरा के हिसाब से मेरे बिजनेस में कोई रूल बना हुआ है, ठीक है, रेगुलेशन बना हुआ है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं. जैसे आपको पता होगा कि ये कोई भी रूल्स होता है, वो जैसे मान लीजिए किसी ए और बी और सी, 3 पर्सन है, ए बी और सी. जो ए का ओपिनियन है, जो बी का ओपिनियन है, वो सी का ओपिनियन है. डिफर होगा, सबका ओपिनियन डिफरेंट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ए का ओपिनियन है वही बी और वही सी का भी ओपिनियन होना चाहिए. मतलब सबका एक जैसा, ठीक है, सबका ओपिनियन एक जैसा होना चाहिए. जैसे आप लोग हम लोग स्कूल में जो है हम लोग के, ठीक है, यूनिफॉर्म चलता है. हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म से क्या होता है कि सारे लोग का रंग रूप छोटा बड़ा नहीं पता चलता, एक समान सब दिखता है. वैसे ही अकाउंट्स में क्या है कि हम लोग को एक ही नियम पे चलना है. ठीक है, स्कूल में तो यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऐसे घर पे ड्रेस पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म से क्या होता है, सब एक समान दिखते हैं. तो वही हम लोग का अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है, हर जगह एक समान दिखना चाहिए, ना कि ए का बी का सी का सबका अलग अलग रूल नहीं बना होना चाहिए. ठीक है, जो ए का मत है वही बी का हो, वही सी का हो, सब एक समान हो. तो हम लोग का गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द assumption that an enterprise is going concern and will continue in operation for the foreseeable. देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन द assumption that an enterprise is going concern. इसका मतलब हुआ कि जो मेरा बिजनेस है वो हमेशा चलता रहे. अब देखिए आप लोगों को पता है कंसर्न मीन्स क्या होता है? कंसर्न बिजनेस नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा. कंसर्न मीन्स बिजनेस होता है, मतलब मेरा बिजनेस हमेशा कंटिन्यू चलता रहे. कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ये नहीं चाहता है कि मेरा बिजनेस 6 महीना साल भर के लिए ही चले, 2 साल चले. उसका माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक मेरा अस्तित्व रहे, जब तक हम रहे, ठीक है, तब तक मेरा बिजनेस चलता रहे. कंटिन्यू इन ऑपरेशन का मतलब जब तक वो अपना लाइफ जी रहा है, ठीक, तब तक उसका बिजनेस चलता रहे. यहाँ पे लिखा है फॉरसेबल, मतलब जब तक वो एक अपने आप को देख रहा है, ठीक है, तब तक उसका बिजनेस चले. ये नहीं कि बिजनेस आज चल रहा है 2 साल बाद 6 महीने बाद बंद हो जाए. और वो बिजनेस चलाता है तो वो जब मान लीजिए बिजनेस में जो एसेट्स लगाया है, ठीक है, वो एसेट्स को बेचने के लिए नहीं सोचता है. जैसे मान लीजिए उसकी बिजनेस में 50,000 रुपए का डेप्ट हो गया. इसके बिजनेस में हम एग्जांपल ले रहे हैं, 50,000 रुपए का डेप्ट हो गया. तो इस कर्ज को चुकाने के लिए वो अपने बिजनेस का एसेट्स को सेल नहीं करेगा. बिजनेस का एसेट्स मतलब ठीक है कि 50,000 का कर्ज, एसेट्स को सेल करे, वो बिजनेस में अपने प्रॉफिट को अर्न करेगा. ठीक है, अपने गुड्स को सेल करेगा. गुड को सेल करके जो प्रॉफिट अर्न होगा उस प्रॉफिट से डेट्स को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, ना कि अपने बिजनेस के एसेट्स को सेल करेगा. अपने बिजनेस को कंटिन्यू बनाए रखेगा. अपने बिजनेस को गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे हर बिजनेसमैन चलाना चाहता है. जब तक वो अपना लाइफ जी रहा है तब तक उसका बिजनेस चलता रहे. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. सेकेंड है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. कंसिस्टेंसी का मीन्स क्या होता है? देखिए, स्थिर, ठीक है, मतलब अपने बिजनेस में वो कोई भी बिजनेसमैन होता है ये सोचता है कि मेरा बिजनेस में एक ही जैसा रूल प्रिंसिपल अप्लाई हो, पॉलिसी अप्लाई हो, वो हमेशा बदलता ना रहे. जैसे देखिए इसका डेफिनेशन क्या है? सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रूल और प्रिंसिपल्स शुड बी यूज्ड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड. मतलब कि एक, ठीक है, वन पीरियड टू अनदर पीरियड लिखा ना,
जो एक साल फर्स्ट ईयर उसके बिजनेस में जो रूल पॉलिसीज, ठीक है, प्रिंसिपल अप्लाई हुआ था, वही सेकेंड ईयर भी सेम फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जिस प्रिंसिपल पर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, चला रहा था, उस प्रिंसिपल के बेस पे उसका प्रॉफिट 50,000 आया, ठीक है, उस प्रिंसिपल के बेस पे 50,000 आया फर्स्ट ईयर, मान लीजिए फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर क्या हुआ, ठीक है, सेकेंड ईयर रूल को चेंज कर दिया, उसके बिजनेस में प्रॉफिट जो है 40,000 हो गया, मान लीजिए रूल को चेंज कर दिया, पॉलिसीज को चेंज कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा कि उसका बिजनेस जो है डाउन चल रहा है, तो बैड इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो गया। तो इसीलिए बिजनेसमैन अपने बिजनेस में रूल पॉलिसी प्रिंसिपल को जो है कंटिन्यू चलाता रहता है, एक जैसा। अगर वो फर्स्ट ईयर मान लीजिए कि देखिए बिजनेस में क्या रूल पॉलिसी होता है, अगर अपने एसेट्स को वो मेथड होता है डेप्रिशिएट कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए उसके बिजनेस में कोई एसेट्स है, ठीक है, कोई एसेट्स है, उसका दाम 5,000 होता है, उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम हो जाना। कोई भी मान लीजिए मेरे पास कोई वैन है, बाइक है, एक साल बाद उसका वैल्यू क्या होता है, मार्केट में कम हो जाता है। 50,000 का कोई वैन है, बाइक है, उसका दाम अगर हम एक साल बाद बेचेंगे तो कहीं ना कहीं 30,000 हो गया, ठीक है, उसका वैल्यू कम हो जाना, वो डिप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन को किस मेथड से चार्ज करा, डेप्रिसिएशन का भी मेथड होता है। देखिए फिक्स्ड मेथड होता है, फिक्स्ड मेथड WDV रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड होता है, ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट होता है। तो जो फिक्स्ड मेथड है वो अप्लाई हो रहा है कि WDV मेथड अप्लाई हो रहा है, मतलब एक ही मेथड से अपने बिजनेस में एसेट्स को क्या करेगा, वैल्यूएट करेगा। अगर उसके पास स्टॉक है तो स्टॉक को किस मेथड से वैल्यू करेगा, देखिए स्टॉक का भी मेथड होता है फीफो, लीफो, मीफो। ये आपको आगे चैप्टर में क्लास 11 में आप लोग अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर में ये सब है कि हम अपने स्टॉक को फीफो मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं कि लीफो से कि मीफो से, मतलब जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा दूसरे साल भी सेम होना चाहिए। अगर हम मेथड चेंज करेंगे तो हमारे बिजनेस में इफेक्ट आ जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो एक रूपता नहीं रहेगा, लोगों को विश्वास कम हो जाएगा। तो इसलिए बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी लाता है, एक रूपता, एक जैसा पॉलिसी, एक जैसा रूल, एक जैसा प्रिंसिपल, तब लोगों को विश्वास बना रहता है, लोग आपके बिजनेस में क्या करेंगे, आएंगे, ठीक है, आपके शेयर को खरीदेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल की मतलब एक समान अपने पॉलिसी रूल को रखना। थर्ड क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है, एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक व्हेन इट इज इंटर्ड एंड नॉट व्हेन इज सेटलमेंट इज डन। मतलब कि हम अपने बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो सेटलमेंट वैल्यू पे नहीं, हम लोग जिस चीज जितने रुपए का सेल किए हैं उतने रुपए पे। फिर से देखिए, एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन इट इज एंटर्ड एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज डन। मतलब हम अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पूरे दाम पे, फुल वैल्यू पे, ना कि सेटलमेंट वैल्यू पे। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, एक्स लिमिटेड कंपनी है, वो 6 लाख रुपए पर एनम पे किसी मैनेजर को हायर किया। 6 लाख रुपए हर साल के बेस पे एक मैनेजर को हायर किया। वो कंपनी किस चीज का था, मान लीजिए फाउंटेन पेन का है, फाउंटेन पेन का है, पेन बना रहा है, तो मैनेजर को हायर कर दिया। अब वो 6 लाख रुपए पर ईयर देता है, तो मगर अभी 4 लाख रुपए मान लीजिए अपने मैनेजर को पे कर दिया, 4 लाख रुपया पेड किया। फिर अब देखिए 2 लाख रुपया क्या हुआ, ड्यू हो गया। ड्यू हो गया मतलब बाद में देगा, इन फ्यूचर पे करेगा, ठीक है। ये कंपनी के लिए क्या हो गया, हैव टू पे, हैव टू पे मतलब लायबिलिटी हो गया, ये लायबिलिटी हो गया कंपनी के लिए। तो कंपनी किस वैल्यू को रिकॉर्ड करेगा, वही बता रहे हैं,
नॉट सेटलमेंट का मतलब, सेटलमेंट का मतलब 4 लाख को नहीं रिकॉर्ड करेगा कि 4 लाख उसको पेड किया है तो 4 लाख को रिकॉर्ड करे, 2 लाख रुपया नहीं दी तो 2 लाख को बाद में रिकॉर्ड करे। वो 6 लाख रुपया रिकॉर्ड करेगा अपने बिजनेस में, क्योंकि 6 लाख पे हायर किया है। अगर वो कम पैसा दिखाएगा, 2 लाख रुपया बाद में दिखाएगा, तो उसके बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ा रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये हम लोग का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, आप लोग को पता होगा। मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 है, ठीक है, तो 31 मार्च 2022, 2022। अगर 2021 में उसने 6 लाख रुपया को मैनेजर पे रखा, ठीक है, तो 4 लाख रुपया पेड किया, अब नेक्स्ट ईयर उसको 2 लाख रुपया पे करना है, तो इस साल का जितना बकाया पैसा वो अगले साल चला जाएगा, तो अगले साल फिर उसको 6 लाख रुपया देना होगा मैनेजर को। 2 लाख रुपया पहले का बकाया, तो 2 लाख रुपया इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 8 लाख हो जाएगा। तो जो भी देखेगा, ठीक है, आपका अकाउंट बोलेगा कि 4 लाख रुपया इस मतलब 2021-22 का था उसका खर्च कंपनी का, और 22-23 का खर्च उसका 8 लाख हो गया, मतलब खर्च बढ़ रहा है, तो लोगों पर विश्वास कम हो जाएगा कि इसका खर्च क्या हुआ, पहले 4 लाख था अब उसका खर्च क्या हो गया, 8 लाख हुआ। मगर हमारा खर्च तो सेम है, हमने तो मैनेजर को 6 लाख पे रखा है, 6 लाख पहले साल दिया, 6 लाख दूसरे साल दिया, तो 6 लाख में 4 लाख दिया, 2 लाख जो बाद में दिया, ठीक है, वो दूसरे साल के 6 लाख में ऐड होके वो 8 बन जा रहा है, मगर हम लोग को 6 लाख ही दिखाना है। एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमको पूरा दिखाना है, ना कि सेटलमेंट वैल्यू दिखाना है। सेटलमेंट का मतलब हमने जितना दिया वो नहीं दिखाना है, जितना पूरा हुआ टोटल दिखाना है। ओके, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो मेरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था ये 3 था। अब हम लोग इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इसमें से 2 कॉन्सेप्ट या 2 प्रिंसिपल जरूर पूछता है। आई होप आप लोग को ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ